हेलो वीवर्स, वेलकम टू आवर एन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका फोर्थ आरएसटी के लिए जो आपका पेडागोजी दिया गया है, 20 मार्क्स का जो पेडागोजी है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और 20 मार्क का पेडागोजी का जो फर्स्ट आपका यूनिट में जो दिया है लर्निंग प्रोसेस एंड पेडागोजी जो है, उससे जो है आपका फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस में आपका आएगा लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड एन आउटकम दिया है। तो यहाँ पर हम लर्निंग क्या है उसको समझेंगे। लर्निंग यानी कि अधिगम, अधिगम क्या है हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है, इस बार आप देखे होंगे एग्ज़ाम में जो आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन जो है अभी तक इंग्लिश में आ रहा था, इंग्लिश या ओडिया जिसको जो लैंग्वेज में देना था उसी लैंग्वेज में वो लोग दे रहे थे, लेकिन इस बार जो है हिंदी में आया है। तो हम लोगों को अभी जो है फोर्थ आरएसटी के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में वो तैयारी करें। तो सबसे पहले देखिए अधिगम क्या है, इसको हम समझेंगे। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि आपका जो अधिगम जो है, ठीक है, अधिगम क्या है ना, अधिगम को हम सीखना कहेंगे या अधिगम कहेंगे। ठीक है, जो सीखना है वही है अधिगम। और ये अधिगम जो है, ये अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, ये व्यापक प्रक्रिया है, बहुत बड़ी प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब एक इंसान का जन्म से लेकर मृत्यु तक अधिगम जो है चलता रहता है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान क्या करता है ना, सीखता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पर हो, अपना एज में हो, किसी भी एज में वो हो, लेकिन वो सीखता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है सीखना यानी कि जो अधिगम है एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये जीवन पर्यंत चलती है ये प्रक्रिया। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो देखिए इसमें एक चीज़, इसमें जो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ जो दिया है, यहाँ पर देखिए दिया है जीवन पर्यंत। ये जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है। और अधिगम क्या है ना, अधिगम जो है उसी को हम सीखना बोलेंगे। जो सीखना है वही आपका अधिगम है। तो इसको याद रखिएगा, जो सीखना है वही अधिगम है। ये एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक व्यापक प्रक्रिया है और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वो अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। देखिए क्या होता है, एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ करता है। जन्म होते ही एक व्यक्ति का, उसके बाद वो धीरे धीरे सीखना शुरू करता है। यहाँ सीखने का मतलब ये नहीं पढ़ना लिखना, यहाँ सीखना का मतलब है सीखना, कुछ भी सीखना, वो आपका जाएगा अधिगम के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर बोला क्या गया है, मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ करता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। धीरे धीरे वो अपने को वातावरण से समायोजित, यहाँ देखिए एक वर्ड आया आपका समायोजित, समायोजित दिया गया है, समायोजन दिया गया है। ये समायोजित, समायोजन का मतलब क्या है, एडजस्ट करना। धीरे धीरे वो अपने को वातावरण से समायोजित यानी कि वातावरण में, माहौल में वो अपने को एडजस्ट करता है। ये जो एडजस्ट करने का प्रयत्न करता है ना, इस समायोजन के दौरान वो अपने अनुभव से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। मतलब यहाँ पर बोला गया है धीरे धीरे व्यक्ति क्या करता है, अपने को वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। मतलब अपने को वातावरण से एडजस्ट करने का प्रयत्न करता है, अपने आप को वातावरण में वो क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। इस समायोजन के दौरान, और इस समायोजन के दौरान वो अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। अब एक वर्ड यहाँ पर आया, एक तो क्या करता है व्यक्ति ना, समायोजन करता है, एडजस्ट करता है, उसके साथ साथ अपना अनुभव का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जो आपका अधिगम प्रक्रिया है इसमें एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, जब हम अपना व्यवहार में कुछ परिवर्तन करें, कुछ थोड़ा माहौल के हिसाब से जब हम थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं तो वहाँ हो गया आपका एडजस्ट करना, उसी को बोला गया समायोजन।
पेडागोजी में याद रखिए वर्ड का वैल्यू बहुत है। पेडागोजी में इस बार जो है, जो भी प्रिपरेशन इंग्लिश में करके गए थे, उड़िया में करके गए थे, हिंदी में उनको प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर वर्ड जो है ना, एक वर्ड का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब आपको वो वर्ड के लिए जो आपका कंसेप्ट है उसको याद रखना पड़ेगा कि इसी चीज़ के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है, हम इसका इस्तेमाल किसी और मीनिंग में नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए क्या दिया गया है, समायोजन, यानी कि व्यक्ति क्या करता है, एडजस्ट करता है, अनुभव का इस्तेमाल करता है। अनुभव का इस्तेमाल जब करता है वो, ये अनुभव और समायोजन, ये दोनों का जो महत्व तो बहुत ज़्यादा है किसमें, अधिगम में। याद रखिएगा, वो अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया, व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे अपना वातावरण में क्या करता है, समायोजन करता है। समायोजन करने के समय में उसका जो अनुभव जो है, उससे वो काफ़ी लाभ उठाता है। और इसी प्रक्रिया को जब वो अपना वातावरण में समायोजन करता है और अपना अनुभव का इस्तेमाल करता है, और ये जो प्रक्रिया चलता है, इसी प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं। ठीक है, इसी को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं, और यही है आपका क्या, अधिगम। ठीक है, याद रखिएगा, मनोविज्ञान में इसको क्या बोला जाता है, मनोविज्ञान में इसको बोला जाता है क्या, सीखना। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि किस तरह से अधिगम क्या है। उसके बाद आगे देखिए, जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है, सीखना जो है यानी कि अधिगम जो है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। यहाँ सक्रिय प्रक्रिया जो दिया है, ये सक्रिय प्रक्रिया का मतलब होता है लर्निंग जो है एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, ये एक एक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पर लर्निंग जब होता है व्यक्ति का, तो व्यक्ति जो है सक्रिय रहता है। ठीक है, ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। ठीक है, सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, हर एक लाइन को अच्छी तरह से समझना है। जो लाइन सीधा सीधा लिखा है ना, उसके पीछे भी जो छुपा हुआ अर्थ है, उसको भी आपको अच्छे से समझना है और उसको याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है पेडागोजी से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इससे आता है, इसका कुछ पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये सब जगह से ना बहुत सोचकर आपको रिप्लाई आंसर करना रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझिए। कहीं पर अगर डाउट है तो मेरे से आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है, उतना ही उसके जीवन का विकास होता है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो लर्निंग जो है, अधिगम जो है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। अब उदाहरण के माध्यम से इसी को आप समझिए। ये जो लर्निंग प्रक्रिया जो है, मतलब ये जो अधिगम प्रक्रिया जो है, इसको आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। क्या दिया है यहाँ पर, छोटे बालक के सामने जलता दीपक ले जाने पर वो दीपक की लौ को पकड़ने का प्रयास करता है। ठीक है, इस प्रयास में उसका हाथ जलने लगता है, वो हाथ को पीछे खींच लेता है। पुनः जब कभी उसके सामने दीपक लाया जाता है, तो वह अपने पूर्व अनुभव के आधार पर लौ पकड़ने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है। समझ में आया, वरन उससे दूर हो जाता है। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। अब देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, एक छोटा सा बच्चा है जिसको दीपक उसके सामने जब आप लाते हैं, दिया जब उसके सामने लाते हैं, वो क्या करता है ना, पहले जो है वो दिया को पकड़ता है, पकड़ने का कोशिश करता है। जब दिया को वो पकड़ता है और जब उसका हाथ जल जाता है, तो अगले वो क्या करता है, हाथ को पीछे लेता है। अगले बार से जब दिया लेकर उसके सामने आप आइएगा, तो वो क्या करेगा ना, हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिगम हो चुका है। यहाँ पर सीखने का प्रक्रिया हो गया है, वो सीख चुका है कि अगर मैं यहाँ पर हाथ बढ़ाऊंगा तो मेरा हाथ जल जाएगा। ठीक है, वो पिछला अनुभव के अनुसार क्या करेगा, अभी और हाथ नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसको याद है कि उसका हाथ जो है जल जाएगा इससे। इसी विचार को स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। और ये जो विचार किया वो कि अगर मैं हाथ बढ़ाऊंगा मेरा हाथ जल जाएगा, इसी को कहते हैं स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इसी को अधिगम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए, यहाँ पर दिया है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर
बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, इसी को अधिगम कहते हैं। कि याद रखिए, अनुभव के आधार पर जब व्यवहार में स्वाभाविक परिवर्तन होता है तो वो अधिगम कहलाता है। ठीक है, ये भी एक अधिगम का डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। जब अनुभव के आधार पर स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है उसको हम अधिगम कहेंगे। ठीक है, पहला व्यवहार उसका कैसा था कि वो आग देखकर हाथ बढ़ाता था। अभी व्यवहार में परिवर्तन क्या आया कि अगर वो हाथ बढ़ाएगा उसका हाथ चल जाएगा। बहुत इजी है पेडागोजी, इससे मार्क्स उठाना बहुत आसान है। मैं तो कहती हूँ कि हिंदी में अगर दिया भी गया है ना तो अच्छा है। हिंदी वैसे भी आप लोग 130 मार्क्स तो हिंदी में ही दीजिएगा, 20 मार्क्स भी हिंदी में दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर कुछ भी पेडागोजी से रिलेटेड कोई सोर्सेस आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, बहुत ढूंढने पर मिलेगा, तो ये मुश्किल है। लेकिन अगर सोर्सेस मिल रहा है, आप अगर पढ़ते हैं तो देखिएगा आपका इसमें स्कोर बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई मार्क्स कटने जैसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छा स्कोर कीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए अधिगम प्रक्रिया। यहाँ तक तो हम समझे अधिगम क्या है, अब समझेंगे अधिगम प्रक्रिया। सीखना यानी कि अधिगम चारों ओर के परिवेश से सामंजस्य बनाने में सहायता करता है। सामंजस्य बनाने में सहायता करता है, यहाँ पर दिया है तो सामंजस्य जो है इसका मतलब याद रखिए एडजस्ट। ठीक है, सीखना अधिगम, सीखना यानी कि अधिगम चारों ओर के परिवेश से सामंजस्य बनाने में सहायता करता है। किसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कुछ समय रहने के पश्चात हम उस समाज के नियमों को समझ जाते हैं। हम अगर एक सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं कुछ समय तो क्या होता है, कुछ समय वहाँ रहने के बाद वहाँ का नियम को हम समझ जाते हैं और यही हमसे अपेक्षित भी होता है। मतलब उम्मीद भी हमसे यही किया जाता है कि हम अगर इस वातावरण में हैं तो वातावरण का नियम को हम समझ जाए। और अगर किसी वातावरण में रहते हैं, हम नियम को अगर समझते हैं तो वो नियम जो है हम अपनाते भी हैं। और वही नियम को अपनाना क्या हो गया, आपका सामंजस्य स्थापित करना। हम परिवार हम परिवार समाज और हम परिवार समाज और अपने कार्य क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक एवं सदस्य बन जाते हैं। जब हम एक वातावरण में रहते हैं, एक सांस्कृतिक परिवेश में रहते हैं तो वहाँ का नियम को जब हम समझते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, हम उस वातावरण का जो है एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में, परिवार में, समाज में, समाज का वातावरण में रहकर, परिवार में परिवार का वातावरण में रहकर, कार्य क्षेत्र में कार्य क्षेत्र का वातावरण में रहकर हम क्या बनते हैं ना, एक नागरिक बनते हैं, एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, सदस्य बन जाते हैं वो वातावरण का। कैसे सदस्य बनते हैं, क्योंकि वहाँ का जो नियम को हम समझ गए हैं। अब उस नियम को समझने के बाद हम में भी कोई परिवर्तन आया, हमने भी सामंजस्य स्थापित किया है। यह सब सीखने के कारण ही संभव है। अब ये सब जो हो रहा है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, वहाँ एक कार्य क्षेत्र का एक सदस्य बन गया, जिम्मेदार सदस्य बनते हैं, ये सब होता किसके माध्यम से है या किसके कारण से, सीखने के कारण है, अधिगम के कारण है। ठीक है, देखिए हमारा जो आरएसटी के लिए पेड बैच चल रहा है, आप लोग अगर आप में से कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट में जो है नंबर मिलेगा, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओस्टेट के लिए भी क्लासेस शुरू हो चुकी है कल से, तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों का आरएसटी के लिए पूरा 150 मार्क्स का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। आपका जो है ये जो पेडागोजी जो है उसको भी कवर किया जाएगा और न्यू पैटर्न में हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न में है, पेडागोजी भी उसमें इंक्लूडेड है। तो आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और उसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये मत सोचिए कि ये ओडिशा है इसलिए हिंदी है तो क्लियर हो जाएगा, आसान है हिंदी का एग्ज़ाम क्लियर करना। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिए, बहुत मुश्किल है। आप लोग इस बार का जब जो आपका सिलेक्शन लिस्ट जब आपके सामने आएगा ना तब आपको पता चलेगा कि कट ऑफ कितना गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कट ऑफ जो है ज़्यादा कम भी जाएगा, देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है, लेकिन कंपटीशन बहुत टफ है। तो ओडिशा में हिंदी पढ़ रहे हैं ये सोच के मत पढ़िए, हिंदी जो है इस बार बहुत कंपटीशन शुरू हो गया है। तो आप लोग बिल्कुल जी जान लगा के पढ़िए अगर आपको नेक्स्ट आरएसटी में एक पोस्ट आपके लिए चाहिए। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, अनुभव, क्रिया, प्रतिक्रिया, निर्देश आदि प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, अनुभव,
क्रिया प्रतिक्रिया निर्देश ये सब जो है प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। यह अधिगम का व्यापक अर्थ है। तो अधिगम का व्यापक अर्थ यहाँ पर बताया गया है। इसमें से क्या होता है ना, एक एक को पूछा जाता है कि अनुभव जो है, क्रिया प्रतिक्रिया जो है, निर्देश जो है, ये सब किसमें किसके अंतर्गत जाएगा? अधिगम का व्यापक अर्थ के अंतर्गत जाएगा कि अनुभव, क्रिया प्रतिक्रिया, निर्देश आदि प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाते रहते हैं। इसके माध्यम से अगर प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन आता है तो वह अधिगम का व्यापक अर्थ कहलाएगा। ठीक है, अनुभव, क्रिया प्रतिक्रिया, निर्देश आदि प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, यह अधिगम का व्यापक अर्थ है। व्यवहार में परिवर्तन होना या सीखना सामान्य रूप से अधिगम कहलाता है। आप अगर सामान्य रूप से देखिएगा तो अधिगम आपका हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन होना या सीखना जो है, ये सामान्य रूप से अधिगम यही है कि जो हमारा व्यवहार में परिवर्तन आता है और जो हम जो सीखते हैं। ठीक है, व्यवहार में परिवर्तन होना या सीखना सामान्य रूप से अधिगम कहलाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये आपका सामान्य रूप से अगर अधिगम आपसे पूछा जाए तो होगा व्यवहार में परिवर्तन होना या सीखना जो है वही है आपका अधिगम। अब देखिए अधिगम को लेकर गिलफोर्ड का जो अधिगम को लेकर उन्होंने जो परिभाषा दिया है वो ज़रूरी है। ये एक डेफिनेशन एक ही इसमें दिया गया है, बाकी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन जब करेंगे उसमें आप लोगों को डेफिनेशन मिलेगा। व्यवहार के कारण में परिवर्तन होना अधिगम है। अधिगम स्वयं व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। ठीक है, ये याद रखिएगा। व्यवहार के कारण में परिवर्तन होना अधिगम है। अधिगम स्वयं व्यवहार में परिवर्तन का कारण है। व्यवहार में जो परिवर्तन का कारण है वो स्वयं अधिगम ही है। ऐसा किसका मानना है? गिलफोर्ड का मानना है। पंक्ति देकर मतलब परिभाषा देकर आपसे पूछ सकता है कि ये परिभाषा कौन दिए थे। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो परिभाषा को भी पढ़ते रहिए। आगे देखिए, अधिगम की पूरक प्रक्रिया विभेदीकरण या विशिष्टीकरण भी मानी गई है। तो यहाँ पर क्या और एक चीज़ बोला गया है कि अधिगम की पूरक प्रक्रिया विभेदीकरण या विशिष्टीकरण भी मानी गई है। ये याद रखिए, विभेदीकरण और विशिष्टीकरण यहाँ बोला गया है कि अधिगम की पूरक प्रक्रिया विभेदीकरण या विशिष्टीकरण भी मानी गई है। जैसे खिलौने के सभी घटकों को अलग कर फिर से जोड़ना, ये भी अधिगम के अंतर्गत जाएगा। मान लीजिए एक बच्चा जो है क्या करता है ना, एक खिलौना को पार्ट पार्ट में अलग अलग कर देता है, फिर उसको जोड़कर वो वापस से उसी खिलौना को फिर से जोड़कर बना देता है। तो ये जो है आपका इसी के बारे में बोला गया कि अधिगम की पूरक प्रक्रिया विभेदीकरण या विशिष्टीकरण भी मानी गई है। जैसे खिलौने के सभी घटकों को अलग कर फिर से जोड़ना, सारे घटकों को अलग कर देना फिर से जोड़ना, इसको विभेदीकरण या विशिष्टीकरण भी मानी गई है, जो ये अधिगम की पूरक प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर दिया है, अधिगम सदैव लक्ष्य निर्दिष्ट और सप्रयोजन होता है। मतलब अधिगम जो है ना, यहाँ पर अधिगम के बारे में बोला गया कि अधिगम जो है ये आपका लक्ष्य निर्दिष्ट होता है। लक्ष्य निर्दिष्ट होने का मतलब क्या है? मतलब लक्ष्य निर्दिष्ट का मतलब होगा उसका एक लक्ष्य होता है अधिगम का, और सप्रयोजन होता है। सप्रयोजन का मतलब होता है किसी एक उद्देश्य से होता है। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, सप्रयोजन का मतलब क्या है? अधिगम जो है हमेशा किसी एक उद्देश्य से किया जाता है। मतलब भले ही हम किसी चीज़ को कुछ अधिगम प्रक्रिया जो है ये हमारे अनजान मतलब हमारे नहीं जानते हुए भी कभी कभी हम अधिगम करते हैं। ठीक है, या हमारा जैसे कि मान लीजिए वो जो आग के सामने में बच्चा हाथ बढ़ाया, हाथ जल गया, तो उसको ये सीख मिल गया कि उसको आग में हाथ नहीं लगाना है। वहाँ पर क्या होता है, अनजाने में मतलब अनजाने में ही वो एक चीज़ सीख जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जाता है आपका क्या कि ये जो है लक्ष्य निर्दिष्ट होता है, इसका एक निर्दिष्ट लक्ष्य होता है और सप्रयोजन होता है। जब हम अधिगम करते हैं ना तो वो हमेशा से क्या होता है, प्रयोजन से होता है, उद्देश्य से होता है, और क्या है ना उसका एक लक्ष्य होता है, उसका एक निर्दिष्ट लक्ष्य होता है अधिगम का। यदि अधिगम के लक्ष्य को स्पष्ट और निश्चित कथन में दिया जाए तो अधिगमकर्ता के लिए अधिगम अर्थपूर्ण तथा सप्रयोजन होगा। मतलब यही जो लक्ष्य निर्दिष्ट और सप्रयोजन जो दिया है, इसको अगर हम सीधा सीधा समझेंगे ये सप्रयोजन और लक्ष्य निर्दिष्ट को, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि अधिगमकर्ता के लिए, अधिगमकर्ता कौन? जो अधिगम कर रहा है। अधिगम जो है एवं
अधिगम जो है अर्थपूर्ण तथा सप्रयोजन होगा। मतलब यहाँ पर बोला गया कि अगर हम सीधा सीधा बोले कि अधिगम के बारे में, अधिगमकर्ता के लिए अगर हम सीधा सीधा बोले तो अधिगमकर्ता के लिए अधिगम जो है अर्थपूर्ण तथा सप्रयोजन है। ठीक है, वो एक उद्देश्य लेकर करता है तथा एक अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से करता है। उसका जो अधिगम जो होता है वो एक अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से होता है, मतलब कुछ एक उद्देश्य के साथ वो अधिगम करता है, सब प्रयोजन होता है उसका अधिगम। अब देखिए उसके बाद में क्या बोला गया कि अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जैसे जैसे विकास। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जैसे विकास। तो यहाँ तक आज हम समझे हैं, फिर हम नेक्स्ट समझेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछिए, और आप में से कोई अगर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों को आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में जाकर भी उसका डिटेल्स चेक कर सकते हैं। बाकी कल एक वीडियो अपलोड किया गया था, वो भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपको कमेंट सेक्शन में नंबर मिलेगा, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए। ये मत सोचिए आपके पास बहुत टाइम है तो आप फुर्सत से टाइम निकाल कर पढ़ना शुरू कीजिएगा, ऐसा नहीं है। ये 3rd रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होते ही आपका 4th रिक्रूटमेंट या फिर आपका LTR वगैरह आ जाएगा। और LTR के बारे में देखिए, अभी तक हमारे पास में LTR का सिलेबस नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास में LTR का सिलेबस नहीं है तो इसलिए अभी LTR के लिए क्लास करना मुश्किल है। 4th RST ये श्योर है। उससे पहले अगर LTR आता है तो LTR के बारे में भी देखते हैं। सिलेबस पहले आउट होने दीजिए, फिर LTR के लिए क्लास लिया जाएगा। लेकिन ये याद रखिए 4th RST श्योर है और इसके बाद में 4th RST आएगा ही आएगा। तो आपको अगर 4th RST के लिए आप अगर एलिजिबल है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।